से टीएमसी के विधायक रहे हैं। वो सिंगूर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। इस बार टीएमसी ने उनको टिकट नहीं दिया था। टीएमसी 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 2016 के चुनाव में 45 महिलाओं को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। इस बार इन 5 विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है। टिकट दिए जाने से पहले भी टीएमसी का साथ कई दिग्गज नेता छोड़ चुके हैं। बता दें कि बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी। वहीं 1 अप्रैल को दूसरे, 6 अप्रैल को तीसरे, 10 अप्रैल को चौथे, 17 अप्रैल को 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 22 अप्रैल, 7वें चरण में 26 मई और 8वें चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में सियासी पारा जबरदस्त हाई है और वहीं टीएमसी को आज एक और बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। टीएमसी के विधायक जो हैं एक बार फिर से टूट गए हैं। आपको बता दें कि ऐसे 5 विधायक हैं जिन्होंने इस समय भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि इस बार इन विधायकों को टिकट नहीं दिया गया था, जिस वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि टीएमसी को एक और बड़ा झटका यहां पर लगा है। हालांकि हम बात करें, ममता बनर्जी को कई ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है, चाहे वो शिवसेना हो, इसके अलावा आरजेडी जैसी सरीखे पार्टियां यहां ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे चुकी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए इसे बड़ा झटका ही माना जाएगा। टिकट कटने से नाराज 5 विधायकों ने तृणमूल का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके अलावा डॉक्टर दयाशंकर जी जो कि टीएमसी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर दयाशंकर, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। आज एक और बड़ा झटका यहां ममता बनर्जी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 विधायकों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि टिकट कटने से नाराज थे ये लोग। जी, टिकट काटा गया था। टिकट कटने से 27 लोगों का टिकट कटा है पार्टी से। तो ये लोग नाराज थे और दागी और बागी का घर बन चुकी है एक पार्टी जो अपना लिस्ट तो पेश नहीं की है। अब तो उनको और भी मिल जाएंगे दागी और बागी। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती है लेकिन दागी और बागियों की फौज बनाती है। तो ये 5 और उनको मुबारक हो, दागी और बागी। प्रदीप भटनागर जी, ये पूरा जो अभी हम देख रहे हैं सियासी घटनाक्रम, क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ये भी नहीं सुनना चाहती कि आपके पास पश्चिम बंगाल के चेहरे नहीं है, क्योंकि लगातार बाहरी होने का आरोप आप पर लगता रहा है? सवाल करा है। देखिए, हिंदुस्तान में रह के भी, भारतवर्ष में रह के भी अगर कोई आदमी कहे कि बाहर का है तो बड़ी शर्म की बात है। देखिए, जो विधायकगण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो अपनी स्वेच्छा से आए, किसी दबाव में नहीं आए। उन्हें पता था कि पश्चिम बंगाल आने वाला हाल क्या होना है और जो ममता दीदी ने जो कांड कर रखे थे, जो घोटाले कर रखे थे, वो उजागर हो रहे थे। उन्हें पता था कि पश्चिम बंगाल में अब की बार कमल खिलना है। तो उन्होंने पहले रास्ता काट लिया कि ऐसा ना हो कि दुनिया भर में जो घोटाले करे हैं ममता सरकार ने, ये उनके सर पे मटकी ना फूट जाए। देखिए, और रही भाजपा की बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। अगर कोई आ रहा है अपनी शुभेच्छा से तो हम स्वागत करते हैं उसका। हम कोई किसी को तोड़ के नहीं ला रहा। अगर इनकी पार्टी इनसे नहीं संभल रही तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई सवाल वो नहीं उठता कि आप तोड़ रहे हो या जोड़ रहे हो। ठीक है, डॉक्टर दयाशंकर कह रहे हैं कि दागी और बागियों के साथ मिलकर अब आप सत्ता यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। क्या ये वो दिन भूल गए जब लेफ्ट की सरकार थी? कितना खून खच्चर कराया इन्होंने, कितने आगजनी करी, कितने परिवारों को तबाह कर दिया, कितने गरीब मार दिए। वो दिन याद नहीं आता इन्होंने? सत्ता हासिल करने के लिए जो ममता बनर्जी जिस कुर्सी पर बैठी हैं सीएम बन के, वो खून से लथपथ कुर्सी है पश्चिम बंगाल की। वो दिन भूल गए? आज ये याद दिला रहे हैं वो दिन। अभी जितना खून खच्चर इन्होंने बचा रखा, देखिए प्रशासन के लोगों को और सरकारी तंत्र को इतना डरा रखा है, अपनी मुट्ठी में कब्जा रखा है
कि वो टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के नेताओं के बिना 1 इंच भी नहीं हिलते, सांस भी नहीं लेते। देखिए कंडीशन वो है आज पश्चिम बंगाल की। आज जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में मिल रहा है, उससे बहुत टीएमसी और टीएमसी के नेता और खुद जो पश्चिम बंगाल की दीदी बनती हैं वो भी डरी हुई हैं। देखिए जो दीदी का जो भांजा था वो देखिए कितने कांड कर चुका है, बालू माफिया वो, सिंडिकेट माफिया वो, कोल माफिया वो, देखिए कहीं तक घिरे हुए हैं बहुत सब तरफ से। ये अपनी चीज छुपाने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। ममता दीदी ने बहुत कुछ बोला आज, मैंने सुना। दीदी ने तो यहाँ तक बोला कि इन्होंने देखिए दिल्ली में क्या इन्होंने 5 स्टार एक मॉल की तरह क्या नाम कार्यालय बनाया। अरे भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, चने खा के गाँव पैदल साइकिल पे घूमते थे, और जो बनाया गया है ना मेहनत से बनाया है। आप आरटीआई डालिए और पता कीजिए कैसे बना है। आज जो ममता दीदी बात करती हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई की, शर्म नहीं आती इन्हें बोलते हुए। इतना मुस्लिमीकरण करा है पश्चिम बंगाल में, वो दिखता नहीं है। 80,000 गाँव में से 5,000 गाँव से हरी पड़े हिंदू परिवार नहीं रहते वहाँ पे। जवाब देंगे आप इस चीज का? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर दयाशंकर कुछ कह रहे हैं, प्रदीप जी उनका सुन लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए डॉक्टर सिंह। डॉक्टर सिंह आप अपनी बात दोबारा दोहराइए, क्योंकि एक साथ दोनों बोल रहे थे, आपकी बात समझ में नहीं आई है। बताइए डॉक्टर सिंह। से बोलेंगे। देखिए दीदी ने कार्यालय 5 स्टार होटल का बताया, इन्होंने बताया कि ये पैदल चलते थे, साइकिल से गांव घूमते थे। अचानक कौन सा ये व्यापार लगा लिए? ये समाज सेवा करने भाजपा आई थी कि साइकिल से? प्रदीप भाई ने बताया अभी कि हम लोग गांव साइकिल से घूमते थे। कौन सी लॉटरी लोगों की खुल गई है? कितने बड़े बड़े शौचालय और कार्यालय और 5 स्टार ये बना रहे हैं। प्रदीप भाई बताए देश की जनता को। बताइए प्रदीप जी, ऐसी कौन सी लॉटरी आपकी खुल गई थी? ममता बनर्जी ने गलत क्या कहा है? क्या ये मुझे बताएंगे सिंदूर कांड के बारे में? नैनो क्यों नहीं बनने दी? वहां 9,500 बीघे जमीन इन्होंने, सॉरी मैं गलत बोल गया, 9,000 एकड़ जमीन इन्होंने बर्बाद कर दी। टाटा का प्लांट लगने वाला था, वहां का किसान इतना परेशान है। देश के किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। 1200 परिवारों का क्या हाल है? कभी देखा है जहाँ पे राजनीति की रोटी सेकी, खून खच्चर करा, वो आज अपन 9 आंसू वो जमीन दो रही है? क्या बताएंगे? दोबारा ममता बनर्जी उस गांव में नहीं, सिंगूर तरफ नहीं गई, उस तरफ झांकने भी नहीं गई। जिस राजनीति करे किसानों पे, ये राजनीति में बैठे और सीएम बनी, उसके सीएम बनने के बाद 10 वर्ष होने जा रहे हैं, सिंगूर जाके एक बार झांकी भी नहीं है, उन किसानों की तरफ देखा नहीं है। उनका परिवार आज वहां गद्दे कर करके सरिये निकाल रहा है। क्या बता पाएंगे? ये अपनी राजनीति दिल्ली में जो किसान पहुंचे हुए हैं लाखों की संख्या में, हर प्रदेशों में जहाँ आपकी सरकार है वहाँ जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आपके बारे में कह रहे हैं 200 से ऊपर किसान शहीद हो गए। इनके बारे में तो बताइए। ये लेटेस्ट घटना है, कार्यालय साइकिल से चलते थे, कार्यालय 5 स्टार बन गए, उसका तो आप जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार मुक्त भ्रष्टाचारियों को, निष्कासितों को आप पार्टी में अपने रखते हैं और बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की। जिनके ऊपर आरोप होते हैं, मिथुन चक्रवर्ती के पत्नी पे, बेटे पे कितने मुकदमे है पता है आपको? रेप तक का मुकदमा है, 420 तक का मुकदमा है। और लोगों को ले लीजिए, बनाइए एक भ्रष्टाचार पार्टी और बनाइए, बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी। पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद भ्रष्टाचारी जनता पार्टी हो गई है आपकी भाजपा, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चला गया था, किसने लड़ाई लड़ी? पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ। बता पाएंगे आप इतिहास? इतिहास मत बताइए आप। हाफ चड्डी नहीं लड़ी लड़ाई, हाफ चड्डी लड़ाई नहीं लड़ी। माफी मांगने वाले लोग नहीं लड़े, माफी मांगने वाले लोग नहीं लड़े। पिछली सरकार जिसको आप लोग ना नहा धो के गाली देते हैं, वो सरकार लड़ी, पश्चिम बंगाल हाफ चड्डी नहीं लड़ी। सुनिए डॉक्टर साहब, बता रहा हूँ आपको मैं, श्यामा प्रसाद इतिहास मत बताइए है। आप पहले ये बताइए, आपने स्वीकार किया अभी कि साइकिल से पैदल हम लोग चलते थे, 5 स्टार होटल बन गए, तो उसका आप बताइए जनता आप को। दोनों एक साथ बोल रहे हैं सर, एक एक करके बात करेंगे ताकि दोनों की बात जो है तर्कसंगत समझ में आ पाए। पहले आप प्रदीप जी आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं डॉक्टर सिंह का रुख कर लूंगी। और डॉक्टर सिंह एक बार उनकी बात सुन लीजिएगा। बताइए प्रदीप जी। डॉक्टर सिंह साहब, मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना है, एक देश, अखंड देश बनाने का। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो हिंदुस्तान का सपना देखा था, उस पर मोदी जी काम कर रहे हैं। किसी का बंगाल नहीं है,
बंगाल पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के वासियों का है। ममता दीदी या उसके घंटों ने नहीं खरीदेगा पश्चिम बंगाल। जिसकी जो मर्जी होती है वहां रहेगा। दिल्ली के अंदर लाखों रहता है बंगाल का आदमी, वो थोड़ी ना देश से अलग हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों आदमी रहता है, पश्चिम बंगाल अलग थोड़ी ना हो गया। आप कैसे बाहर का कहते हो? आप अगर आपसे काम नहीं हुआ तो अपनी क्यों नहीं मानते? 38,000 गांव हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें से 5,000 गांव ऐसे हैं जहां से हिंदू पलायन कर गया या उसे धर्म परिवर्तन कर दिया गया। कभी इन्होंने इस विषय में बोला है? आप देखिए इनकी मंशा बताता हूँ एक और। पश्चिम बंगाल में आज से कुछ महीनों पहले बॉर्डर जो असम जो बांग्लादेश के बॉर्डर लगते हैं वहां पे बीएसएफ भेजी गई। इनके गुंडों ने उनपे पथराव करा, तेजाब फेंका उनपे। वो किसी सुरक्षा लिए गए थे? बॉर्डर की सुरक्षा के लिए गए थे उससे पहले। और इन्होंने क्या इल्जाम लगाया? नहीं, ये अराजकता फैलाने आए। देखिए फौजियों को क्या मंशा देते हैं। और ममता दीदी कहती है खड़े होके मंच पे कि याद करो कुर्बानी ये मेरे वतन के लोगों। अरे भाई कौन सी राजनीति कर रहे हो? आज आपको हिंदू मुस्लिम याद आ रहे हैं, सिख ईसाई याद आ रहे हैं। 10 वर्ष में आपको कोई याद नहीं आया, आपको कोई विकास याद नहीं आया। आपको आप कोई जवाब नहीं है। अपने विकास गिनवा दे जनता को, देश की जनता को अपने कुछ विकास बताएं पूरी कि ममता दीदी का बोरिया आप अपने कुछ विकास बताएं। देश को कहां तक विकास के धारा मुख्य धारा से जोड़े हैं? ये दो बता दीजिए विकास किस चुनाव में सिस्टम में आपने विकास किया है? कोई नॉमिनेशन भरने नहीं जा रहा पंचायती चुनाव में। भूल गए वो दिन आप कि निर्वाचन आयोग? अरे विकास की बात कर रहे हैं, विकास की बात बताइए। आप एक गुंडों ने कितना क्या उपद्रव मचाया, लोगों को वोट डालने जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को आप गुंडे बोल रहे हैं। अगर हम लोग पलट कर बोलने लगे कि आप लोग किस गैंग के लोग हैं, तड़ीपार गैंग है, साल पहले था तड़ीपार गैंग के लोगों, और भूल गए कभी इन्हीं विपक्ष जिनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर आप बता रहे हो कि इनकी पार्टी है। याद कर लेना कितने लोगों को जब 0 सीट आपकी हुआ करती तो दान में सीट दी गई थी। आप चले हो इतिहास बता रहे हैं। दान में दिया जाता था विपक्ष का सम्मान में कि विपक्ष होना अति आवश्यक होता है देश के विकास के लिए, संसार चलाने के लिए। जिस तरह से पुरुष के साथ महिला का आवश्यकता, उसी तरह पक्ष और विपक्ष की जरूरत होती। कहां से आप भूल गए हैं? तो एक समय ऐसा था कि भाजपा को बुला के विपक्ष ने सीट दिया था। भूल गए आप इतिहास को दोहराइए मत। अपने अंदर गिरेबान में झांकिए कि आज विपक्ष के लोगों के साथ कैसा अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सिंह यहाँ पर सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है, उससे ये कहीं ना कहीं जाहिर तो हो रहा है कि लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। अब एक छत्रप राज की बात तो नहीं कही जा सकती ना यहाँ पर। देखिए चुनाव में जितनी भी पार्टियां पार्टिसिपेट करेंगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो भीड़ होगी। ऐसा नहीं है कि तीसरी पार्टी को झुठला दें या इनके पार्टी को कहा जाए या टीएमसी में भीड़ नहीं हो रही। जो भी चुनाव लड़ेगा कुछ ना कुछ तो भीड़ होती है। नगण्य तो होगी नहीं, लेकिन वोट में कितना तब्लीग हो पाता है, उनको ये कन्वर्ट कर पाते हैं या हकीकत या चेहरा इनका देखकर वो वापस चले जाते हैं, तो वो तो बात की घटना है ना। वो तो गिनती में पता चलेगा कि जनता ने इन्हें कितना वोट दिया, किस पार्टी को कितना वोट दिया। वहां पर घट रहे हैं कि आपकी पार्टी से टूट कर लोग लगातार बीजेपी में जुड़ते जा रहे हैं। ये तो बड़ा साधारण घटना है। 27 लोगों का टिकट काटा गया है, दागियों और बागियों का, और वो जनता के बीच में अच्छे काम नहीं किए होंगे तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। और दागी बागी भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीन घूम रही है देश में, उसमें चले जाए ना। वो तो बैठ के जो हो रहा है, जनता तो है नहीं उनके पास, कोई भी आ जाए उनको तो सम्मिलित करना है। और देखिए शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों का नाम भी बीजेपी के साथ जुड़ गया। सर वो आपकी पार्टी में इतने अच्छे से काम कर रहे थे, लगातार टीएमसी के साथ उन्होंने पूरे हमेशा नजर आए, और उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि दागी बागी हो गए। आपके साथ नहीं रहे तो दागी और बागी हो गए, और भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन लेकर घूमने लगी। जब टिकट की घोषणा 291 कर दिया गया है, 3 सहयोगी दल को दे दिया गया है, अब जिनको टिकट मिला ही नहीं, टिकट काट दिया गया, तो ठीक है। दोनों ही मेहमानों का भी मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुकना है। फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो
या गुनहगार की? दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल? किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार? रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद राष्ट्रधर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टीएमसी को बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर दिख रहा है। 5 विधायकों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसी मसले पर चर्चा के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दयाशंकर जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। सर, एक सवाल और है, जब भी टीएमसी से किसी को जाना होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुन रहा है? वहां पर और भी अनेक पार्टियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या फिर कांग्रेस हो, उन्हें क्यों नहीं चुना जा रहा? बीजेपी ही क्यों? क्या बीजेपी दूसरा विकल्प साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इस समय? जी देखिए, यहाँ स्पष्ट होता है कि जितने दागी हैं या बागी हैं या किसी ना किसी तरह से वो विवादित है। सिर्फ और सिर्फ जो देश हित में कार्य करने वाली पार्टियां होती है, दागी छवि के लोगों को, जिनके ऊपर किसी तरह के दाग धब्बे होते हैं, वो नहीं लेता अपने यहाँ। विवादित लोगों को क्यों रखेंगे? जनता में जिनकी पकड़ होगी, जनता जिनको मानती होगी, जनता के हित में काम करने वाले जो लोग होंगे, जिनके पास पब्लिक होगी, ऐसे विवादित लोगों को लेकर अपने आप की छवि नहीं खराब करेंगे। तो वो पता है किनको कि किनके पास वो मशीन है जो काला डालो सफेद निकालेगी। और इनको बता दिया जाए, ये जिस तरह से बता रहे थे कि साइकिल से चलते थे, बड़ा कार्यालय हम लोग बना लिए, कभी साइकिल से चलते थे, तो दीदी के बारे में, उनके छवि के बारे में इन लोगों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि 7 बार सांसद रही, 1 बार हेल्थ मिनिस्टर रही, 2 बार सीएम रही, लेकिन एक भी सरकारी पेमेंट नहीं लेती हैं। जो उनके द्वारा लिखी गई बुक है उसके रॉयल्टी से उनका खर्च चलता है। और ये लोग बात करते हैं साइकिल से, बता रहे थे कभी कि साइकिल से हम लोग चलते थे, 5 स्टार कार्यालय बनाने का काम किए। कहां से पैसा आ गया? ये जनता के को जवाब देना पड़ेगा इनको। प्रदीप भटनागर जी जवाब मांग रहे हैं वो आपसे। अब आपने एक बात उनको दे तो दी है, अब वो उसी बात पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर बात सवाल का जवाब दूंगा। थोड़ा मैं उनका सुन नहीं पाया, उसकी वॉइस आ नहीं रही है डॉक्टर साहब की। वो लगातार एक ही बात पूछे जा रहे हैं कि आपने कह तो दिया कि पहले हमारे कार्यकर्ता साइकिल से चलते, तो अब वो पूछ रहे हैं जब साइकिल से चलने वाले कार्यकर्ता नेता कैसे इतना बड़ा कार्यालय बनवा लेते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल करा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये तो ममता दीदी बहुत अच्छे से बता पाएंगी कि कहाँ से उन पे पैसा आता है। ऐसा है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हर कार्यकर्ता हर चंदा देता है। मैं पहले क्लियर कर दूं आपको पहले चीज तो, और सारा अगर डॉक्टर साहब को क्लियर जवाब चाहिए तो 10 रुपए की आरटीआई लगाएं और पता करें। ओपनली कह रहा हूँ, चैनल पे पता लग जाएगा कार्यालय कैसे बना है। ये बता नहीं पाएंगे आप कि आपने कैसे पश्चिम बंगाल को अपने कैप्चर करा है 2016 के अंदर, और सॉरी 2006 में। बताएंगे आपने कितना आंदोलन कैसे कैसे करा, आपने नहीं बता पाएंगे आप लोग। आज देखिए, आज जनता को बहुत त्रास है, पश्चिम बंगाल की जनता।
आज इसी तरह से पूछे मत। देखिए इन्होंने क्या करा सिंदूर में, उनके किसानों को 2000 रुपए और 16 किलो चावल 2 रुपए के हिसाब से इन्होंने चंद दिनों के लिए उनकी मदद करी। क्या ये चाहते इतनी बड़ी जमीन जो नैनो से ली वापसी, क्या उसको औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना सकते थे वहां के विकास के लिए? वहां के युवाओं को नौकरी मिलती, वहां की महिलाओं को नौकरी मिलती, वो सिंगूर गांव जो है वो जो इतना बड़ा जिला है वो विकसित होता। क्या इनके लिए योजना नहीं थी? इनके लिए योजना यही थी कि आप बालू बेचो नदी में चोरी करके, आपकी योजना ये थी कोयला बेचो, भतीजा बेचेगा और बुआ पैसा रखेगी है? आप सिंडिकेट कांड करें, भतीजा करेगा और बुआ बचाएगी। आपके हिसाब से अगर वाकई में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है पश्चिम बंगाल में, तो ये बात आप जनता तक पहुंचा पाएंगे कि आपको लूट लिया गया साहब, और फिर पलटकर वो जब जवाब मांग लेंगे कि आपने केंद्र में क्या किया, तब बिल्कुल जवाब देंगे। बिल्कुल हर बात का जवाब है हमारे पास देने के लिए। वो तो लगातार उठा रहे हैं ना सवाल, महंगाई पर सवाल उठाया जा रहा है, रोजगार पर सवाल उठाया जा रहा है, इन सवालों का भी तो जवाब देना होगा। मैं पूछता रहा हूँ, मैं इनसे सवाल पूछे, दिनेश द्विवेदी राज्यसभा के अंदर अपना दुखड़ा रो के, अपना दर्द बता के ये टीएमसी छोड़े क्यों चले गए? बता सकते हैं? तो रेल मंत्री बताइए सुन लीजिए, उन्होंने पेट में उनका दर्द, जब वो रेल मिनिस्टर थे उनसे इस्तीफा दिलाया गया। जनता का जो रेल का किराया थोड़ा सा 25 पैसे बढ़ाए हुए थे और बोला गया कि सुन लीजिए पूरी बात, कि जनता के साथ आप ऐसा न करो, जनता के ऊपर भार पड़ेगा। और आपने अभी कोरोना काल में जो 2 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट होता था, 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट होता था, 30 रुपया से 50 रुपया करने का काम किया है। अभी कुछ दिन पहले चोरी छिपे आपने रेल का किराया छोटे दूरियों का 10 से 20 डॉक्टर साहब पूछा सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, आपने 200% किराया, अब आपकी पार्टी में वो चले गए हैं, अब उनको रेल मंत्री बना दीजिए, वो खूब किराया बढ़ाएंगे। अभी आपको मैंने पूछा 2-4 दिन पहले आपने 200% किराया छोटे दूरी का आपने बढ़ाया है। देखिए डिबेट का टाइम कम है, अब वैसे ही लोग खराब ना करें आप। जनता के हित के चालक में महंगाई बढ़ाने वाले लोग, किराया बढ़ाने वाले लोग, मगर बात घुमाइए मत। मैंने पूछा राज्यसभा से क्यों इस्तीफा दिया? पता कर लीजिए, आरटीआई डाल लीजिए, इस्तीफा ले लिया गया था जबरदस्ती कि जनता के हित में कोई कार्य आप नहीं कर सकते हो, पार्टी में हो, जनता ने आपको चुनी है, जनता को जवाब देना है, जनता के लिए काम करिए। ममता बनर्जी जी के साथ वो संस्थापक रेल किराया व्यापार करने आप सरकार में जनता चुनी है, टैक्स देती है, आप व्यापार करने नहीं आए हो, व्यापारी नहीं हो, जनता के सेवक हो। किराया मत बढ़ाओ 200%, 56%, 60%, ये क्या चल रहा है? आप कोयला बेचो, है ना, आप कोकीन बेचो, पांगला के साथ मिलकर कोकीन बेचो, कोकीन बेचो पांगला के साथ मिलके। बंगाल की एक पहचान थी, आप उसे विकसित ना बेचो और पियो, उसके बारे में नहीं बताएंगे आप। अरे बता तो रहा हूँ, कोयला तो उससे बेटर है कोकीन से। 100 ग्राम पकड़ा जा रहा है, रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है, और पकड़ाने के बाद शर्म तो तब आती है जब आप वही के पार्टी का नाम ले लेती है। सीबीआई गई, जांच की, चली गई, रिपोर्ट एक-एक करके बात करेंगे सर। आरोप नहीं लगाया जाता है, छवि खराब नहीं किया जाता है। देखिए राजपूत जी, पल्लवी जी, ये मेरी सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा दिनेश द्विवेदी जी ने राज्यसभा से इस्तीफा क्यों दिया? इन्होंने बात घुमा दी, रेल मंत्रालय में चले गए। मैंने अब ये सवाल करा कोयला घोटाले का, तो घूम गए, बात घुमा दी इन्होंने। ये एक स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, इन पे जवाब ही नहीं है कोई नहीं। उन्होंने एक सेकंड, दिनेश जी की बात का जवाब तो उन्होंने दिया ना। आपने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वो रेल मंत्री थे उन्होंने टिकट बढ़ा दी थी, तो उस समय ममता बनर्जी ने उनसे इस्तीफा दिलवा दिया था, तब से ही वो खुंदक है। मैं संज्ञान में डाल दूं, अभी 2 दिन 4 दिन पहले ही दिनेश द्विवेदी जो इनके पार्टी के टीएमसी के संस्थापक थे ममता दीदी के साथ, उन्होंने इस्तीफा देके और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और अपना दर्द भी रोया। क्यों? क्योंकि अब ये बुआ भतीजे की पार्टी है। इतने बड़े लीडर की, संस्थापक की अगर कोई बच्चा बेइज्जती करेगा, अगर भतीजा, तो कैसे कोई कर लेगा? ये नहीं बताएंगे, मैं बता देता हूँ ना, ये बात घुमा जाएंगे। ये 5 विधायकों ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि वहां अब तानाशाही चलने लगी है अब बुआ भतीजों की, ये नहीं बताएंगे। अगर शुभेंदु अधिकारी गए तो वह बुआ भतीजे का बदतमीज सुन के गए। देखिए कहाँ शुभेंदु अधिकारी एक ममता दीदी के, ममता बनर्जी के एक राइट हैंड हुआ करते थे। ये नहीं बताएंगे इस चीज के बारे में।
आज ये नहीं बताएंगे कि आज जो पंचायती चुनाव हुए इतना खून खराबा क्यों हुआ, कि ऑनलाइन क्या नाम लोगों के पर्चे भरवाने पड़े, ये नहीं बताएंगे। देखिए, ये भी नहीं बताएंगे। एक सेकंड दयाशंकर जी, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर। आप बीच में बोलने लगते हैं, फिर बात समझ में नहीं आती। मैं तुरंत आपके पास लौट रही हूँ। प्रदीप जी फटाफट आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अब वहाँ पे सीआरपीएफ भेजी जा रही है शांति चुनाव लड़ाने के लिए, इन्हें उसमें भी ऑब्जेक्शन है। ये इतनी फोर्स क्यों भेजी जा रही है? अरे भाई, निर्वाचन आयोग ने आपके पंचायत चुनाव देके कितने शांतिपूर्ण कराए थे, लोगों के गरीबों की झुग्गियों में आग लगा दिया था। ठीक है, ये नहीं बताएंगे ना। ठीक है, बताइए डॉक्टर सिंह, आपका जवाब चाहूंगी मैं, और जल्दी से चाहूंगी क्योंकि समय की भी कमी है सर हमारे पास। ये लोग दूसरे के छवि खराब करने वाले लोग हैं, अपनी पार्टी की, अपने मुखिया की। इनको बताए कि दीदी 7 बार सांसद रही, 1 बार रेल मिनिस्टर रही, 2 बार सीएम रही, और एक पैसे सरकारी फंड से नहीं लेती हैं। प्रदीप जी थोड़ा संज्ञान ले लीजिएगा उनके ऊपर आरोप लगाने से पहले, और सुन लीजिए उनका खर्च कैसे चलता है, जो बुक्स लिखे हैं उनसे राजनीति मिलती है। दूसरी बात, अपने पार्टी में गलत कार्य करने वाले नेताओं का खुद उन्होंने स्वतः 27 विधायकों का और इवन यहाँ तक कि मंत्री तक का टिकट काटा गया है, और आप टीएमसी से तुलना अपने पार्टी का करते हैं, कूड़ा करकट बीनने का काम करते हैं, और टीएमसी से आप तुलना करते हैं। टीएमसी जैसी पार्टी का छवि, दीदी जैसे लोगों का। और सुनिए, आज तो महिला दिवस है, 56 इंच का सीना लेके आप लोग कहते थे कि 56 इंच का सीना है। महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। पूरे देश के लोग वहां पे पड़े हुए, कौन सी ऐसी बात है? 4 स्टेट में और चुनाव चल रहा है। सर, अभी तो चुनावी माहौल है, तो ये छीटाकशी तो ऐसे ही चलेगी, ये आप भी जान रहे हैं डॉक्टर सिंह। चुनावी माहौल है, अभी तो छीटाकशी ऐसे ही चलेगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी ऐसे ही जारी रहेगा। प्रदीप जी, माफी चाहूंगी सर, समय की वाकई में कमी है हमारे पास। मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक और झटका यहाँ लगता हुआ दिख रहा है। 5 विधायकों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है। खैर, ये क्या टीएमसी के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज कोरोना महामारी के दौरान साल 2021-22 के लिए राज्य का आर्थिक बजट पेश किया। इस बजट के दौरान पैसों की तंगी के बावजूद सरकार ने हर तबके को छूने का प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पेश इस बजट में महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए अब उनके प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% छूट की घोषणा की गई है। हालांकि इससे सरकारी तिजोरी पर 1000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की संयुक्त सरकार का यह दूसरा बजट था। पिछले साल अजीत पवार ने 9500 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया था। कोरोना का बढ़ता संकट, कर्ज का बोझ, सरकारी खजाने में कमी, करों को बढ़ाए बिना राजस्व घाटे को कम करना, ऐसे कई मुद्दे इस बार चुनौती के रूप में सरकार के सामने खड़े थे। महाराष्ट्र सरकार ने 3,79,213 करोड़ का बजट पेश किया है। सरकार द्वारा इस साल रेवेन्यू कलेक्शन 3,68,987 करोड़ होने की उम्मीद है। इस बजट में किसानों को राहत देते हुए अजीत पवार ने कहा है कि जिन किसानों ने 3 लाख रुपए तक का लोन लिया है, उन्हें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ब्याज पूरी तरह से सरकार वहन करेगी। राज्य में 4 नए कृषि विश्वविद्यालय भी खोलने का ऐलान किया गया है। इन यूनिवर्सिटीज के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। विकास आघाड़ी सरकार का ये दूसरा अर्थसंकल्प है और ये महाराष्ट्र की जनता को दिलासा देने वाला अर्थसंकल्प है। कोविड महामारी की पार्श्वभूमि पर रखा गया ये अर्थसंकल्प है। अर्थसंकल्पीय टूट भी इस अर्थसंकल्प में है, लेकिन इसे हमें इसका स्वीकार करना होगा और महाराष्ट्र में हमारी जो आर्थिक स्थिति है इसको कैसे सुधारा जाए, इस पर भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार काम करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के जो विभिन्न इलाके हैं उन इलाकों को न्याय देने की भूमिका इस अर्थसंकल्प में रखी गई है और मैं इसका स्वागत करता हूं और मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता भी इसका बड़े दिल से स्वागत करेगी। मेडिकल कॉलेजेस की भी बात करी है, कुछ 2-3 मेडिकल कॉलेजेस भी खोले जाएंगे बकायदा स्टेट में, उसको लेकर किस तरह से? महाविकास आघाड़ी सरकार ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, ये योजना बनाई है। हमने 18 ज़िलों में हमारे मेडिकल कॉलेजेस शुरू हैं। कुछ 6 नए मेडिकल कॉलेजेस हम शुरू करने जा रहे हैं, तो 24 ज़िलों में ये मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे आने वाले दिनों में। और जो बचे हुए 12 ज़िले हैं आने वाले दिनों में, वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज हम शुरू करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हम सिर्फ इसलिए नहीं शुरू करने जा रहे हैं कि हमें डॉक्टर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाना है, लेकिन हर ज़िले में सुपर स्पेशलिटी होनी चाहिए। जबकि कोविड महामारी में जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना पड़ता था लोगों को इलाज के लिए, वो आने वाले दिनों में उनको जाना न पड़े। और मेरा अगर ज़िला है तो अगर मुझे कहीं ट्रीटमेंट चाहिए तो उसी ज़िले में मुझे सुपर स्पेशलिटी की सेवा ये मिलनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने ये योजना लागू करने का तय किया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और हमारे कांग्रेस के नेता और राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट जी, ये सारे मेडिकल सर्विस, मेडिकल एजुकेशन इस बारे में बहुत ही गंभीर हैं और आपको दिखा होगा कि इस अर्थसंकल्प में बहुत ज़्यादा प्रावधान इन योजनाओं के लिए किया गया है। इतना ही नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये एक पर्याय खोला गया है ताकि और निवेश इस क्षेत्र में आ सके और जो हमारी सेवाएं हैं उनमें अच्छी। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति जी जो कि कांग्रेस से हैं, इनके अलावा रत्नाकर जी जो कि माफ कीजिएगा, प्रीति जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और रत्नाकर जी जो कि कांग्रेस से हैं। दोनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। रत्नाकर जी, पहले आपका रुख कर लेते हैं। सर, महाराष्ट्र सरकार ने आज अपना बजट जारी किया है। काफी सारे इस प्रावधान को हम देख पा रहे हैं बजट में, जो भी प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ये बजट जो है काफी निराश कर देने वाला है। इस बजट में कुछ भी खास नहीं है। देखिए, विपक्ष
जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उससे आप समझ सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मैं यही कहूंगा। आज जो बजट एमवीए की सरकार ने पेश किया है, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार ने जो पेश किया है, वो अपने आप में एक बहुत ही उम्दा बजट है। मैं कुछ चीजें जो है आपके सामने बताने जा रहा हूं जिससे आपको खुद ही लगेगा कि किस प्रकार एमवीए की गवर्नमेंट ने आम जनता को राहत देने का काम किया है। देखिए, ये एक बहुत ही लोकप्रिय बजट है, मैं इसको कह सकता हूं। जिस प्रकार इस बजट ने समाज के हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है, उससे यह बजट को एक लोकप्रिय बजट के रूप में मैं संज्ञा देना चाहता हूं। इसमें महिलाओं का भी विशेष ध्यान दिया गया है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे जिस प्रकार एमवीए की सरकार ने महिलाओं के लिए वो एक नायाब तोहफा दिया है, जिसमें अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रही हैं तो उसमें उनको 1% स्टैंप ड्यूटी की छूट मिलेगी। तो यह मैं सारी महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा एमवीए की गवर्नमेंट ने दिया है। और दूसरा जो एक किसान की बात हो जाएगी, चाहे गरीब की बात होगी, उसमें भी एमवीए की गवर्नमेंट ने किसानों का भी ध्यान रखा है। किसानों को भी 3 लाख तक का लोन जो किसानों ने लिया है, ज्यादातर लोन वो 3 लाख तक के ही लोन है, उन लोन के ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा, यानी कि वो ब्याज मुक्त लोन रहेगा। वो रीपे करेंगे तो उनके ऊपर कोई ब्याज नहीं रहेगा। इस सरकार ने शिक्षा के भी क्षेत्र को कवर किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने नए कृषि विश्वविद्यालयों की खोलने की घोषणा की है। 200 करोड़ रुपए का जो प्रावधान लाया है उसमें। तो इस तरह का जो ये 3,79,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया है, यह अपने आप में यह बहुत ही काबिले तारीफ बजट है और यह एक उम्दा बजट है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे एनडीए की सरकार से, जो मोदी सरकार ने बजट जो पेश किया था, उसमें आम जनता को इन लोगों ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। जिस तरह से आम आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके टैक्स स्लैब में छूट दिया जाएगा, एनडीए की सरकार ने कोई टैक्स स्लैब में छूट नहीं दिया था। ऊपर से कृषि सेस लगाकर, जो पेट्रोल और डीजल पे, पेट्रोल पे लगभग 2.5 रुपए सेस लगाया गया और डीजल पे लगभग 4 रुपए सेस लगाए गए। उस सेस को लगाने के बावजूद महंगाई जो है, आज आप देख रहे हैं आपके सामने किस तरह से महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल 100 के पार हो गया है और महिलाओं के घर का बजट जो है एकदम बिल्कुल बिगड़ गया है। आज गैस सिलेंडर 3 महीने के अंदर 225 रुपए के करीब बढ़ोतरी हो गई है। तो आप हमारी एक एमवीए की सरकार की तुलना अगर मोदी सरकार के बजट से करेंगे तो एमवीए की सरकार ने आम जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा इस बजट के रूप में दिया है। ठीक है प्रीति जी, आपका रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बधाई। और सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि यह बजट कुछ विशिष्ट भाग और वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है। किस ओर उनका ये इशारा है, किस वर्ग के लिए इस बजट को बनाया गया है? प्रीति जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रीति द्विवेदी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल इशू है। मैं तब तक रत्नाकर जी का ही रुख कर लेती हूं। सर, ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए ही ये बजट जो है बनाया गया? उनको क्या लग रहा है, किस विशिष्ट वर्ग के लिए ये बजट का प्रावधान किया गया है? कहाँ कमी ऐसी उनको दिखाई दे रही है, या फिर वो विपक्ष में है इसलिए विरोध कर रहे हैं? जी देखिए, विपक्ष में है इसलिए उनका यह विरोध करना उनका एक अधिकार है और वो हमारी अच्छी चीज़ों को भी बुरी साबित करने पे तुले हुए हैं। क्योंकि आप देख सकती हैं कि मोदी सरकार आज जिस तरह से हर क्षेत्र में फेल हो चुकी है और केंद्र सरकार चाहे वो शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे वो फेल हो चुके हैं। इसलिए आज उनको बोलने के लिए कोई बात बचा नहीं है। वो सिर्फ एमवीए की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार, ठीक है, खुद ही देखा है कि इतना बड़ा जो है तोहफा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पर यहाँ की सरकार ने महिलाओं को दिया है कि 1% स्टैंप ड्यूटी की छूट दी है जो प्रॉपर्टी खरीदने में। तो अपने आप में यह एक बहुत बड़ा चीज है। और यह 3,79,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया है, इसमें सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा गया है, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह गरीब हो। किसानों के लिए भी 3 लाख तक के लोन के ऊपर जो है ब्याज मुक्त कर दिया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित करने की घोषणा की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में 3 विश्वविद्यालय, नए कृषि 4 विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी गई है। तो ये अपने आप में आप खुद समझ सकती है या जनता भी समझ सकता है, समझ सकते हैं कि यह किस तरह की बढ़िया बजट है और ये जनता के हित के लिए बजट है। ठीक है रत्नाकर जी, एक बार फिर से प्रीति जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रीति जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। प्रीति जी, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बधाई। और मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों लग रहा है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जो आज बजट पेश किया गया है वो लाभकारी नहीं होगा, और दूसरा वो किसी विशिष्ट वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है? पल्लवी जी, आपको भी हार्दिक बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि फडणवीस जी को ये जो बजट है ये काफी निराशाजनक हुआ है, क्योंकि जब हम महाराष्ट्र के मुद्दों को देखते हैं तो जहां 650 करोड़ की ईडी और इनकम टैक्स को ये पता चलता है कि महाराष्ट्र में बॉलीवुड में ऐसे भी लोग हैं जहां 650 करोड़ के गबन हो रहे हैं या टैक्स चोरी हो रही है। जब इतनी चोरी होगी तो आप जब बजट पेश कर रहे हैं तो बजट में मैंने देखा कि हेल्थ में 400 करोड़ रुपया दिया गया है। अब 650 करोड़ का टैक्स चोरी और आप 400 करोड़ का हेल्थ को दे रहे हैं, तो आप ये देखिए तो आमदनी और अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात हो रही है। तो ये आप कैसे बता सकते हैं कि इस बजट को हम जस्टिफाई करें? दूसरा चीज है कि जो ये किसान के मुद्दे हैं, मैंने कहा कि अब आप ये पूरी तरीके से देखिए टैक्स कौन पे करता है। मिडिल क्लास टैक्स पे करता है और जो हायर क्लास है वो टैक्स की चोरी करता है, और किसानों को हम टैक्स की माफी देते हैं। तो आप बताइए कि ये बजट किस तरीके से सुनहरा बजट बताया जा सकता है? तो जो फडणवीस जी ने बताया कि ये बजट बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि मिडिल क्लास के ऊपर इस कोविड के सिचुएशन में जब ये महामारी आई है, पूरे वर्ल्ड में ये क्राइसिस हुआ है, तो आप ये बताइए मिडिल क्लास के बारे में इस सरकार ने क्यों नहीं सोचा? ठीक है रत्नाकर जी, 3 बातें यहाँ उन्होंने रखी हैं, तीनों का जवाब मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि महाराष्ट्र में आप भी सरकार में हैं सर। देखिए, ये जिस तरह से किसानों के प्रति इनका जो है रवैया है वो निश्चित रूप से एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास व्यक्ति से टैक्स जो है वसूला जाता है और किसानों को फायदा दिया जाता है। तो शायद प्रीति जी को ग्रामीण परिवेश के बारे में हो सकता है थोड़ी जानकारी कम हो, और 62 करोड़ जो है या 135 करोड़ में 62 करोड़ जनता जो है वो किसान है आज के देश में, और किसान ही आज देश की आत्मा है और इस देश की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है वो। तो अगर हम किसानों को, जहाँ पे बदहाली इस कदर है कि किसानों की सालाना आय कुछ एक जगह आप देखिए तो वो चंद मज हजारों में है, अगर हम किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान भी हमारे अन्नदाता हैं और आज वो बहुत गरीब हैं। तो गरीब किसानों को अगर किसी प्रकार से हम फायदा दे रहे हैं, लोन अगर सरकार दे रही है और लोन के ब्याज में हम उनको ब्याज नहीं ले रहे हैं, तो यह एक बढ़िया चीज है। अगर इसमें इनकी आपत्ति है तो यह इनका चरित्र है, भाजपा का चरित्र है, यह किसान हितैषी तो है नहीं। अगर किसान हितैषी रही तो आज 3 महीने से ऊपर जो किसान दिल्ली की सीमाओं पे प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, आज प्रधानमंत्री जी वहां पे एक बार भी नहीं गए। दूसरे राज्यों में जाते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, उस तरफ नहीं जाते सर, रत्नाकर जी उस तरफ नहीं जाते हैं। वो ये भी कह रही है कि आमदनी अठन्नी खर्चा 1 रुपया वाला बजट है ये। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आज जो जीएसटी के पैसे बाकी हैं केंद्र सरकार जो के ऊपर, वो जीएसटी के पैसे अगर रिलीज कर दें, आज सारे पैसे जो रिलीज कर देते हैं जीएसटी के, अगर पैसे जीएसटी के रिलीज करेंगे तो हम और जनता के ऊपर और खर्चा कर सकते हैं और बेहतरीन काम कर सकते हैं। अरे इनको तो गर्व होना चाहिए, खुश होना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता कोविड में इतना भारी मार पड़ने के बावजूद भी, कोविड में इतनी त्रासदी होने के बावजूद भी यहाँ की सरकार ने एक उम्दा बजट पेश किया है। ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। अगर इनको ज्यादा आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया का अगर पड़ा है तो ये कहें कि केंद्र सरकार में जो राज्य सरकार की जीएसटी बाकी है वो जीएसटी को रिलीज करे। हजारों करोड़ रुपया जीएसटी बाकी है केंद्र सरकार के ऊपर, तो वो जीएसटी तो रिलीज नहीं करेंगे और उल्टा क्रिटिसाइज करेंगे यहाँ की राज्य सरकार को।
ठीक है, इसका जवाब हम प्रीति जी से ले लेंगे। एक सवाल मेरा आपसे रत्नाकर जी ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि किसानों को ये बताया गया था कि नियमित जो कर्ज चुका रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी बजट में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है पल्लवी जी, कि अगर किसान कोई लोन लिया है और ज्यादातर छोटे टिकट वाले लोन होते हैं जो किसान लेते हैं, 1 लाख लेते हैं, 2 लाख लेते हैं। हमने तो 3 लाख रुपए तक का कैप किया है। 3 लाख रुपए तक जो भी किसान अगर लोन लेगा वो किसान ब्याज नहीं भरेगा, वो ब्याज मुक्त लोन होगा। तो इससे बड़ा किसानों के लिए राहत का काम क्या होगा? आज किसान से आप आगे जाके पूछेंगे तो उसके लिए अगर सूद ब्याज नहीं देना ही सबसे बड़ा उनके लिए तोहफा है, एक पैकेज है। तो अपने आप में यह मिसाल है कि हमने किसानों के लिए जो है इतना बढ़िया बजट लेके आए हम। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है किसानों के लिए? जबकि प्रीति जी कह रही है कि मिडिल क्लास के लोगों का टैक्स जो है किसानों में बांटा जा रहा है। तो ये किसान हितैषी लोग नहीं है, ये अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हितैषी हैं। मोदी सरकार का देखा होगा आपने, केंद्र सरकार का जब बजट आया था उस समय बजट के दौरान वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था कि सरकारी कंपनियों को बेच दिया जाएगा। आज देखिए सरकारी कंपनियां जो बिक रही हैं वो कौन ले रहा है? अंबानी और अडानी जी ले रहे हैं फायदा। ये हम तो हमारे दो को देख के केंद्र को ध्यान में रखते हुए जो बजट पेश किया गया था केंद्र सरकार का, हम उस तरह का बजट नहीं पेश किए हैं। हम जनता के ध्यान को रख के बजट पेश किए हैं जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है, सारे वर्ग के लोगों का ध्यान में रखा गया है, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। जो मूलभूत चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान रखा गया है और हमारी सरकार ने उन सब क्षेत्रों के लिए बजट में है जो कुछ न कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट किए हैं। बताइए प्रीति जी, आपका जवाब। मैम पहले तो मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि जो इनकी 3 तिगाड़ी वाली सरकार है जिसमें कांग्रेस भी एक पार्टी है, जिन्होंने एमपी में भी किसानों के लिए बजट में ये बात की थी कि हम सभी का कर्जा माफ करेंगे। तो आज तक अभी तक एमपी के जो किसान हैं वो अपने कर्जा माफी की चीज के लिए अभी तक तरस रहे हैं। दूसरा मैं देखूंगी कि राजस्थान की तरफ चलेंगे। एमपी में तो आपने लोगों ने विधायकों को खरीद कर वहां पे सरकार बदल दी। अब आप माफ करके दिखाइए सरकार है गाड़ी की, इनका सबसे प्रिय सब्जेक्ट है इस वक्त किसान, और किसानों का मुद्दा भी चल रहा है पूरे भारत में। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, क्या किसानों के इस माफी, आपने जो फडणवीस जी ने कहा कि आपने प्रोत्साहन राशि की बात तो की है, लेकिन प्रावधान तो बनाना चाहिए। जब प्रावधान ही नहीं होगा तो आप उनको देंगे कैसे? तो पहले आपने लोगों को लोक लुभावना एक बता दिया कि आप संसद में खड़े होकर बात करते हैं विधानसभा में कि हम किसानों के प्रति हम कर्जा माफ कर रहे हैं। किसान तो वही सोच रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से एमपी में उनके साथ छलावा हुआ है, जिस हिसाब से राजस्थान में छलावा हुआ है, तो क्या आज यहाँ पे किसानों के साथ छलावा नहीं होगा? क्या अब आप एमपी की बात कर रही हैं प्रीति जी, बीच में तो उनकी सरकार चली गई या फिर जो भी रहा, अब वो कहाँ से कर्ज माफ कर देंगे? तो मैंने वही तो कहा कि जब उनकी 2 साल तक सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर उनके यहाँ पे पैसे पहुंचने वाले हैं। तो क्या 10 दिन के अंदर पहुंचा? मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि जब तक सरकार बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन जब उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा, उसमें कोई प्रावधान ही नहीं होगा, तो किसानों तक पहुंचेगा कैसे? मेरा ये प्रश्न है इनसे। ठीक है, लेकिन जब मैंने ये सवाल अभी रत्नाकर जी से किया, पता नहीं शायद आप तक आवाज पहुंची या नहीं, वो कह रहे हैं कि प्रोत्साहन पैकेज, आप ये देखिए ना कि वो पूरा का पूरा उनका सूद ब्याज की जो उन्होंने बात कही कि वो पूरा का पूरा ब्याज माफ कर दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? दिक्कत तो यही आती है कि ब्याज कैसे चुकाया जाए। अब ब्याज ही नहीं देना पड़ेगा तो इससे ज्यादा किसानों के लिए और क्या फलदायी और लाभदायी हो सकता है? प्रीति जी, आवाज पहुंची प्रीति जी आप तक? नहीं, थोड़ी सी आवाज कट गई थी आपकी। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, क्या ये सरकार ने, सिंपल सी चीज है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपने कर्जा माफ कर दिया है, लेकिन आपने उस प्रावधानों की भी तो बात करिए। अच्छा, एक चीज और है प्रीति जी, कर्जा माफ करेंगे। बिल्कुल, एक चीज और है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने आज जो बजट पेश किया है उसमें महिलाओं के विकास के लिए भी काफी कुछ रखा है। हम देख पा रहे हैं कि सरकार ने 2247 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो केंद्र सरकार के बजट से 1398 करोड़ रुपए ज्यादा हैं।
इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं ये बजट को ऐसे बोलूंगी कि आप एक बात बताइए कि महिलाओं की आमदनी का जरिया जब इस कोविड में पूरी तरीके से बजट हिला हुआ है, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक गैस की कीमत बढ़ने से महिलाओं का बजट हिल गया है, तो क्या आप उनकी प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी में 1% कम करने से आपको लगता है कि उनका बजट आ जाएगा, उनके पास आमदनी आ जाएगी? यही तो मैंने कहा कि उनको आमदनी का जरिया क्या है, आपने उसका जरिया क्या बनाया है। तब हम इसके बाद में हम 1% की बात करते हैं, हम माफी की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र ऐसी चीज है कि आप ये देखिए कि पिछले साल वाला बजट भी आप देखेंगे तो 950 करोड़ का लॉस का बजट था, इस बार भी लॉस का बजट है। तो हम सरकार चला रहे हैं, तो हमको सबका वोट मिलता है और हमको सबकी ख्याल रखना पड़ता है। बताइए रत्नाकर जी। देखिए, ये कह रही है कि 1% में क्या फर्क पड़ता है, तो मैं इनको बता दूं कि मुंबई जैसे शहर में, जबकि बाकी शहरों में भी वस्तुतः स्थिति थोड़ी कम या कहीं ज्यादा है, मुंबई जैसे शहर में अगर आप एक 1 BHK फ्लैट खरीदने जाएंगी तो लगभग वह 1 करोड़ रुपए का पड़ता है। तो अगर 1 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी अगर 1% आपकी बचती है तो वह लगभग 1 लाख रुपए के करीब हो जाएगी। तो यह महिलाओं के लिए एक तोहफा नहीं है? क्या इनको खुश नहीं होना चाहिए? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सरकार ने इनको लगभग अगर 1 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, 1% जो 1 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए अगर बचता है उनका, तो ये तो बहुत हर्ष की बात है। मेरे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, जो अगर इनके लिए ये 1% का जो स्टैंप ड्यूटी कम हुआ उसमें हर्ष की लहर दौड़ चुकी है उनके अंदर। तो हर्ष की बात है, ये इनको तो खुश होना चाहिए। ये तो महाराष्ट्र की जनता ने आज महिलाओं को यह सौगात दिया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पर। तो आप इस पे खुशी जाहिर करने की जगह आप इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं, ये तो मतलब कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि इस पे क्रिटिसाइज करने की कोई बात है। ठीक है सर, बाल ठाकरे मेमोरियल के लिए भी सरकार ने 400 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। बिल्कुल, देखिए बाला साहब ठाकरे का जो है महाराष्ट्र की धरती पे बहुत बड़ा योगदान रहा है और सारे लोग बाला साहब को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, बाला साहब को पूजनीय मानते हैं। तो आज जो 400 करोड़ रुपए का यह बजट बाला साहब के मेमोरियल पे किया गया है, यह बहुत अच्छा एक प्रावधान किया गया है, जिसमें कि महाराष्ट्र की जनता को एक भव्य मेमोरियल जो है देखने को आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। यह बहुत एक उम्दा काम किया गया है और मुझे जहां तक लग रहा है कि इस पे प्रीति जी को कोई आपत्ति इस पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र की जनता के अस्मिता का सवाल है और बाला साहब ठाकरे के योगदान के रूप में जो 400 करोड़ रुपए जो सरकार उनके ऊपर खर्चा कर रही है, तो ये एक अपने आप में भी एक खुशी की बात है। महाराष्ट्र की धरती पे जो जन्मे हैं लोग, उनको उनके लिए खुशी की बात है। ठीक है प्रीति जी, उम्मीद करते हैं कि विपक्ष को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। ठाकरे वॉर मेमोरियल के लिए जो 400 करोड़ का फंड यहाँ पर प्रावधान रखा गया है उसमें पल्लवी जी कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमें और भी अच्छा लगता कि जब इस कोविड के सिचुएशन में महाराष्ट्र अभी तक रिकवर हो ही नहीं पा रहा है, जैसा कि आप न्यूज में सुनी रही होंगी कि आज भी कोविड की सिचुएशन सबसे ज्यादा पूरे भारत में महाराष्ट्र में आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, तो क्या उनके लिए कोई प्रावधान इस सरकार ने किया? और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगी, जो सर ने बोला कितना बड़ा बजट है, ये है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या कोविड के सिचुएशन में जब लॉकडाउन का समय था महाराष्ट्र में, तब कितने वर्करों को इन्होंने घर से निकाल के कहा कि अपने अपने प्रदेशों में जाइए, सरकार के पास में बजट नहीं था, तो आज ये बजट कैसे आ गया? रत्नाकर जी जवाब चाहेंगे आपसे। जी 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 को देखिए, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह का हाल किया इन्होंने। अभी कोविड के दौरान इनके प्रधानमंत्री जी आते हैं और रात को 8 बजे कहते हैं कि 4 घंटे के अंदर पूरे देश को एकदम लॉक कर दिया जाए। जबकि उस समय केसेस सिर्फ 500 थे। पूरे देश को बिना कोई प्लानिंग के तहत लॉक कर दिया गया। जो व्यक्ति जहां पे था वहीं पे परेशान हो गया और लोग कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए थे, चाहे कहीं पे किसी जगह पे गए थे, या जिनके घरों में राशन थोड़े बचे हुए थे, जो प्रवासी भाई लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो रहते हैं, 1-2 दिन का अनाज उनके पास रहता है। तो बिना कोई प्लानिंग किए हुए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इस तरह का जो है
लॉकडाउन कर दिया, जिससे सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हुए। आपने देखा होगा टीवी पे 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर पे लोग पैदल, जबकि यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी कि उनकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था केंद्र सरकार करे। राज्य सरकार ने पूरा सहयोग किया अपने तरफ से। राज्य सरकार ने यहाँ तक मांग किया ट्रेनों को चलाने के लिए। राज्य सरकार अगर 30 ट्रेन मांग रही है तो केंद्र सरकार 4 ट्रेनें दे रही थी। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है क्रिएट जो केंद्र सरकार ने किया था, राज्य सरकारों ने तो लोगों को जहां तक संभव हो सका उनको पूरी तरह से सहायता की। तो अपनी कमजोरियों का ठिकाना हमारे ऊपर मत फोड़िए। ये जो कोविड में जो अनप्लान्ड लॉकडाउन हुआ है, उस अनप्लान्ड लॉकडाउन के पीछे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। जो लाखों लोग जो रास्ते में मर गए, जो पैदल गए और सैकड़ों की संख्या में लोग रास्ते में ही मर गए बेचारे। तो इस तरह की परिस्थिति को उत्पन्न करने का, क्रिएट करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया और मोदी सरकार ने किया। आप उल्टा चोर कोतवाल को डाल रही हैं। ठीक है प्रीति जी आखिरी कमेंट चाहूंगी इस मसले पर जल्दी से आपका। थोड़ा सा मैं उनकी आवाज सुन नहीं पाई, लेकिन फिर भी मैं ये इस तरह बोलना चाहूंगी कि जैसा मैंने एक शब्द सुना कि इन्होंने कहा बिना प्लानिंग के लॉकडाउन हो गया था। सरकारों के पास अपना एक प्रावधान होता, अगर ये सरकार में है तो उनको ये पता होना चाहिए कि जब केंद्र सरकार लॉकडाउन लगाती है तो सारे राज्य, ये एपिडेमिक था, ये कोई इन्विटेशन नहीं था। और जब एपिडेमिक होता है और उससे बचाव के लिए और कभी भी जब भी ऐसी कोई घटना आती है तो जनता की सुरक्षा पे सबसे प्राइम हो जाती है। और जब लॉकडाउन लगा तो सारे राज्यों के पास इतना बजट होता है कि अपनी यहाँ की जनता को वो टेक केयर करें। अब जैसा इन्होंने कहा बिना प्लानिंग के, तो मैंने वही तो पूछा कि आपके बजट में बिना प्लानिंग के आपने कर्जा माफ किया है, वही बात तो हम बोल रहे हैं। तो अब वही चीज आप समझ लीजिए कि ये भी बिना प्लानिंग के ही आपने कर्जा माफ किया है। उसकी प्लानिंग बता दीजिए हमें, हमने कहेंगे कि बजट बहुत अच्छा है। रत्नाकर जी आपका आखिरी कमेंट, और वही बात फिर से घूम फिर कर वहीं आ गई कि किसानों की कर्ज माफी पर आ गई। नहीं, किसानों की बात पे ये तो मतलब इनका दोहरा चरित्र है, ये किसानों का हक में कभी बात नहीं करते। ये कह रही है कि ये जो विश्व त्रासदी थी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। शायद इनको जानकारी नहीं है प्रीति जी को कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं था जो संपूर्ण लॉकडाउन किया था। पूरे विश्व में पूरे अपने देश की अर्थव्यवस्था को रोक दिया, जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को पूरे रोक दिया, जो व्यापार की गतिविधियां पूरी तरह से पूरे देश में रोक दिया। ऐसा कोई विश्व में देश नहीं था। यह सिर्फ भारत में हुआ, जहां पे प्रधानमंत्री जी की यह बिना सोची समझी यह प्लानिंग थी, जिसकी वजह से आज जिसकी त्रासदी जो आज देश भुगत रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अब राज्य अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं सर। तमाम राज्यों ने अपना बजट पेश कर दिया। उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि इसका धरातल पर असर जरूर नजर आए। समय की कमी है इसलिए मैंने आपको टोका। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो महाराष्ट्र सरकार ने आज अपना आर्थिक बजट पेश कर दिया है। विपक्ष जहां इस बजट पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं सरकार की तरफ से इस बजट को आने वाले समय के लिए लाभदायी बताया जा रहा है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वाकई में मुंबई की सुस्त पड़ी आर्थिक व्यवस्था को क्या ये बजट बूस्ट दे पाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।